साथियों नमस्कार। आज हम लोग रिसर्च देख रहे हैं और रिसर्च में हम लोग क्लासेस पहले से भी करते आए हैं, जिसमें हम लोग शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें हम लोग कुछ प्रकरण को देखे हैं और हम लोग प्रतिदिन इन प्रकरणों को संपूर्ण तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जो प्रकरण है आज का प्रकरण है शोध समस्या की प्रकृति एवं चयन। आज हम लोग जो देखने वाले हैं शोध समस्या की प्रकृति, और साथ में देखेंगे इसके चयन का आधार। एवं चयन को देखेंगे। नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड सिलेक्शन। यानी कि आज हम लोग देख रहे हैं शोध की क्या प्रकृति है और शोध के चयन कैसे हम लोग करते हैं, किसी समस्या का चयन कैसे हम लोग करते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी जरूरी है, पीजी के स्टूडेंट हैं तो भी जरूरी है, शोधार्थी हैं तो भी जरूरी है, क्योंकि आपको सबसे पहले समस्या का ही चयन करना होता है। तो समस्या का चयन आज हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं और उसकी प्रकृति क्या है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग समस्या के जब हम लोग बात करते हैं तो और शोध की बात करते हैं तो शोध अपने आप में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के आधार पर हम लोग समस्याओं को समझते हैं और उसी प्रक्रिया को पूर्ण करके हम लोग समस्याओं का समाधान भी खोजते हैं, उसका सामान्यीकरण भी करते हैं, जिसमें आप लोग पिछले क्लासेस में परिकल्पना और शोध चयन बहुत सारे प्रक्रिया का आप लोगों ने कल देखा। लेकिन आज हम लोग स्पेशल बात करने वाले हैं कि हम लोग किसी प्रॉब्लम को, इसके नेचर को कैसे जानेंगे और इसको सिलेक्शन, इसका चयन कैसे करेंगे। ये जरूरी है, इसको समझना तो ही आप शोध को प्रारंभिक अवस्था को समझ पाएंगे। क्योंकि यह जो शोध के प्रकरण का जो चयन है, जो टॉपिक का चयन है या प्रॉब्लम का जो चयन है या इसके प्रकृति को जानना है, यह आपको रिसर्च शुरू करने से पहले की प्रक्रिया है, जहां आपको सिनोप्सिस के माध्यम से, रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से, शोध प्रस्तावना के माध्यम से आपको प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम का सिलेक्शन करेंगे यानी कि उसका चयन करेंगे तो सबसे पहले जानना होगा कि समस्या का नेचर क्या है, तभी आप उसका चयन कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक समस्या का प्रतिपादन निश्चित रूप से किसी भी शोधकर्ता के लिए कठिन कार्य होता है, आसान नहीं होता। इस कठिन कार्य को आसान बनाने के लिए वह कुछ ऐसे स्रोतों का सहारा लेता है जिससे शोध समस्या का प्रतिपादन करना आसान हो जाता है। इसमें सबसे पहले वो क्या करता है कि विशेषज्ञों की राय लेता है, लोगों से मिलने की चेष्टा करता है, जो पहले शोधार्थी शोध कर रहे हैं या कर चुके हैं उनसे मिलता है, अनुभवी के लोगों से मिलता है जो उस समस्या के बारे में गंभीरता से जानते हैं, सरकारी आंकड़ों को संग्रहण करता है, देखता है, समझता है। इसके अलावा उसके आधार पर कई रिव्यू ऑफ लिटरेचर का भी अध्ययन करता है। तब वह शुरुआत करने जाता है कि हमें समस्या का चयन कैसे करना है। शोध समस्या की उत्पत्ति परस्पर विरोधी उपलब्धियों की परिस्थितियों से पाई जाती है। जैसे अगर किसी के आप समस्या का जो समाधान है या उन्होंने किसी ने जो रिसर्च किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीसिस। थीसिस मतलब कह सकते हैं कि यह एक विचार है। अब यह जो विचार है वो वैध विचार है, ऐसा माना गया है। इनका जो विचार है वो वैध है, वो एक प्रक्रिया के तहत है। लेकिन जब आप अध्ययन करने जाएंगे तो आपको क्या होना पड़ेगा, आप इनके एंटीथेसिस होंगे, यानी कि विचाररोधी आप हो सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर में अगर आप इनके विचार से पूरी तरह सहमत हैं
तो आपके इनके प्रकरण से कोई विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। आप अगर शोधार्थी हैं, शोध करने जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान करना पड़ेगा कि ये जो है विचार, इसमें क्या कमी रह गई, आपको आलोचनात्मक इसका अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि आप इसके परस्पर विरोधी हो सकते हैं वैचारिक तरीके से। तो इसके संदर्भ में आखिर में ये जो बात कही गई है कि शोध समस्या की उत्पत्ति परस्पर विरोधी उपलब्धियों की परिस्थितियों में पाई जाती है, तो इसके संदर्भ में वेस्ट एन कोहन, एक वेस्ट एंड कोहन नाम है इनका, 1992 में इन्होंने शोध पुस्तकें लिखी। और शोध पुस्तकों में इन्होंने पाया अध्ययन में कि लगभग जो शोध प्रक्रिया में प्रारंभिक जो समस्याओं का चयन है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए हमें विरोधी यानी कि एंटीथीसिस होना या क्रिटिसिज्म होना, क्रिटिसाइज करना, ये आपके समस्या को खोजने में मदद करता है, समस्याओं को चयन में मदद करता है। ये कहना है वेस्ट एंड कोहन का। इन्होंने शोध समस्या की उत्पत्ति के लिए 8 क्षेत्रों का भी वर्णन किया है। इन्होंने कहा है शोध समस्या के अध्ययन के लिए 8 क्षेत्र। क्षेत्र की जो इन्होंने वर्णन किया है, इन्होंने कहा है कि 8। कौन कौन, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो चीजें मानते हैं, इसमें कहते हैं अध्ययन अध्यापन की विधाएं। पहला क्या है? अध्ययन अध्यापन की विधाएं, तरीके। दूसरा क्या कहते हैं? अधिगम मूल्यांकन। दूसरा ये कहते हैं जो अधिगम कराया जा रहा है, अधिगम जो बच्चे करते हैं, उनका मूल्यांकन। इसके बाद ये क्या कहते हैं? शैक्षिक नवाचार, सीखने के तरीके। मुझे लगता है इसको ऊपर से लिखेंगे, खैर आ जाना चाहिए वीडियो में, फिर आगे चलेंगे। शैक्षिक नवाचार, सीखने के तरीके। तीसरा कहते हैं शैक्षिक नवाचार मतलब एजुकेशनल इनोवेशन, कुछ नया। नवाचार, शैक्षिक नवाचार, सीखने के तरीके। अगर हमें कुछ नई चीजें सीखनी है एजुकेशनल, तो हमें रिसर्च में जाना पड़ेगा। चौथा इन्होंने क्या कहा है? चौथा ये कहते हैं पाठ्येतर क्रियाकलाप, मतलब अध्ययन या फिर अध्यापन के बाद जो क्रियाकलाप है, पाठ्येतर क्रियाकलाप। पढ़ने के बाद, पढ़ने पढ़ाने के बाद के जो क्रियाकलाप है, उसकी बात कर रहे हैं वेस्ट एंड कोहन। इसके बाद ये बोलते हैं निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम। निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम। इसके अलावा क्या कहते हैं? शैक्षिक संगठन पे आप शोध कर सकते हैं। शैक्षिक संगठन। इसके बाद मुक्त अधिगम, जिसको हम ओपन लर्निंग भी बोलते हैं, मुक्त अधिगम। और 8वां
शिक्षक समस्याएं, इसकी बातें करते हैं। सॉरी, ये 8 हो गया है ना, 60 है, 60, सॉरी 60 था। ऐसे ही कर करके बहुत सारे विषयों की चर्चा इन्होंने की है। शिक्षक समस्याएं, इसके अलावा यौन शिक्षण, यौन शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। हम लोग जब शैक्षिक शोध की बात करेंगे तो ये सब इसमें आते हैं। विशिष्ट शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता। इसके अलावा शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक, शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक, इसके अलावा धर्म और शिक्षा के संदर्भ में इससे भी बहुत सारे टॉपिक निकल करके आएंगे। इसके बाद इन सर्विस प्रोग्राम, जिसको सेवाकालीन शिक्षा बोलते हैं। इसके अलावा पाठचर्या विकास, करिकुलम डेवलपमेंट, ऐसे ही विषयों उप विषयों को मिला करके इन्होंने उत्पत्ति के 60 क्षेत्र बताए हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रों की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एक क्लासेस आगे भी हम लोग ये करेंगे। निजी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा तथा समुदाय, ऐसे बहुत सारे हैं। अन्य शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र, खत्म करते हैं। इस प्रकार से वेस्ट एंड कोहन ने 1992 में बताया है कि लगभग कुल 60 क्षेत्र हैं जिस पे आप वैज्ञानिक शोध शैक्षिक अनुसंधान कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक मेथड का प्रयोग कर सकते हैं।
जब हम लोग सोच समस्या की प्रकृति और चयन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग समझ पाएंगे कि किसी भी शैक्षिक शोध की शुरुआत एक सोच समस्या की अस्पष्टता या अस्पष्ट पहचान से होती है। यानी कि जो आप इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होने, वस्तुनिष्ठ समस्याएं होनी चाहिए जो कि वो समझ में स्पष्ट तरीके से आ जाए। सोच समस्या की स्पष्ट रूप से पहचान कर उसका उल्लेख करना शोधकर्ता के लिए आसान नहीं होता, बल्कि एक कठिन कार्य होता है। फिर भी परिस्थितियों की समझ, अपने उसके अनुभव और पहले से किए गए शोध पत्रों की, शोध लेखों की जब वो समीक्षा करता है और समीक्षा करके किसी स्पष्ट या ठोस समस्या का निर्धारण करता है। पहले ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम लेना चाहेगा तो कैसे करेगा, उसके अपने खुद के एक्सपीरियंस, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जो संबंधित पहले शोध किए गए हैं, उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करने से, मीटिंग विथ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभव व्यक्ति से मिलने से, जो संदर्भ में अनुभव रखते हैं उनसे मिलने से, तो ऐसा आप करते हैं तो आप समस्याओं को चयन करने में, निर्धारण करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले यह हम लोग को जानना जरूरी है कि शोध समस्या आखिर में है क्या, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। शोध समस्या है क्या, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। सामान्यतः शोध समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में किया था। जैसे मैं एक अध्ययन कर रहा हूं कि विद्यार्थियों के शैक्षिक वातावरण का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव, आप ये जानना चाहते हैं। तो इसमें दो या दो से अधिक चर, इसमें दो चर हैं, शैक्षिक वातावरण और शैक्षिक उपलब्धि। अगर अधिक चरों को लेंगे तो शैक्षिक वातावरण का उनके शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन पर प्रभाव, तो इस प्रकार से तीन चर हो जाएंगे, दो से अधिक चर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम लोग सबसे पहले जानते हैं शोध विषय समस्या के संदर्भ में, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि शोध समस्या आखिर में होती कैसी है। तो इसके द्वारा हम जानते हैं कि जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच के प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। दो या दो से अधिक चरों के मध्य प्रश्नात्मक संबंध, प्रश्नात्मक संबंध, दो या दो से अधिक चरों के मध्य एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति, इसी को हम लोग बोलते हैं
शोध समस्या। हम लोग दो या दो से अधिक चर हैं, उसके बीच में क्या प्रश्नात्मक संबंध, क्या प्रश्न निकल करके आ रहे हैं, उनको जानने का प्रयास, उसको विस्तृत वर्णन करने का प्रयास हम लोग जो करते हैं, उसको हम लोग शोध समस्या बोलते हैं। करलिंगर इसमें क्या बोलते हैं? करलिंगर, जिसका मैं अधिकतर नाम शोध के संदर्भ में लेता हूं, काफी ये ऑथेंटिक विचार है इनके। ये कहते हैं समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या कथन होता है, समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या कथन होता है। क्या होता है? प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नात्मक कथन होगा जो दो या दो से अधिक चरों के बीच जो दो या दो से अधिक चरों के मध्य या बीच कैसा संबंध है, यह देखता है। क्या देखता है? कि कैसा संबंध है, यही देखता है। किसके अनुसार? करलिंगर के अनुसार। करलिंगर ऐसा बोलते हैं। तो जब हम लोग विभिन्न विद्वानों के अनुसार भी देखते हैं तो ये समस्या, ये बातें निकल कर आती है कि समस्या, शोध समस्या दो से अधिक चरों के मध्य एक प्रश्नात्मक कथन या वाक्य है जो उसके संबंध को हमें बताता है। इसे हम लोग शोध समस्या बोलते हैं। यानी कह सकते हैं किसी भी वैज्ञानिक समस्या में सदैव दो या दो से अधिक चल राशियों, जिसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, जिसकी मैंने चर्चा किया, चरों के बीच क्या संबंध है, इसको देखा जाता है और उसी के आधार पर हम लोग उसका पहचान करते हैं। हम लोग देखते हैं समस्या की पहचान। रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, शोध समस्या की पहचान। इसके संबंध में मैक गुइगन बोलते हैं, मैक गुइगन एक वेस्टर्न शिक्षाविद हैं, ये बोलते हैं एक समस्या एक समस्या ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के प्रयोग से दिया जा सकता है। जिसका उत्तर व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं से दिया जा सकता है। व्यक्ति जो सामान्य क्षमता है उसे दिया जा सकता है।
ये बोलते हैं समस्या के पहचान को लेकर के मैक गुइगन। ये इनके अनुसार, मैकगुइगन के अनुसार, समस्या के पहचान के 3 कारण हैं। समस्या के पहचान या अभिव्यक्ति के 3 कारण हैं। कौन कौन, और उसकी हम पहचान कैसे करेंगे इन 3 कारणों के माध्यम से? तो इन 3 कारणों में पहला आता है रिसर्च गैप, गैप ऑफ नॉलेज। इसी को हम लोग शोध में रिसर्च गैप भी बोलते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में ज्ञान में दरार बोलते हैं। दरार शब्द ही गैप शब्द ही क्यों यूज किया गया, इसको देखते हैं। 1 मिनट। दरार शब्द ही क्यों यूज किया, प्रयोग किया गया? दरार हम लोग देखते हैं कि कुछ काम इधर हुए हैं, इधर हुए हैं, इधर हुए हैं, इधर हुए हैं, इधर हुए हैं। ऐसे पता चलता है कि कुछ चीजें जो हैं ये तो काम हुए हैं, ये भी काम हुए हैं, ये भी काम हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ हमें लगता है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो गैप है। यानी कि हम आलोचनात्मक उसका अध्ययन करते हैं, एंटीथीसिस स्टडी करते हैं, विरोधात्मक अध्ययन भी करते हैं, तो हमें एक कमियां दिखाई देती है। हम खुद का अध्ययन नहीं करते, इसलिए हमें खुद में कमियां नहीं दिखाई देती। बाकी हम जब दूसरे का अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां हमें दिखाई देती है। कहा जाता है कि व्यक्ति खुद के मामले में जज और दूसरे के मामले में जज और खुद के मामले में वकील बन जाता है। एक कहावत है। रिसर्च में भी ये देखा जाता है, तो हम लोग जब दूसरे की रिसर्च स्टडी करते हैं तो हमें लगता है ये जो गैप है, इस गैप को भरना चाहिए, हमें ऐसा शोध करना चाहिए जो कि ये गैप कंप्लीट हो जाए। तो हम रिफरेंसेस इनका भी लेंगे, इस रिसर्च का भी, इनका भी, जो भी रिसर्च गैप हमको दिखाई देगा, जो भी रिसर्च रिलेटेड लिटरेचर दिखाई देंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे और उसमें हमें जो कमियां दिखाई देंगी, जो गैप दिखाई देंगे, जो दरार दिखाई देंगे, उसे हम भरने का प्रयास करेंगे। तब हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। कोई भी समस्या उस समय स्वयं अभिव्यक्ति हो उठेगी जब व्यक्ति का ज्ञान किसी जानकारी की तर्कयुक्त ढंग से व्याख्या न कर सके। अगर कोई शोध पहले किया गया है, वो तार्किक तरीके से वो अगर नहीं, उसका तार्किक ढंग से व्याख्या नहीं किया गया है, तो हमें वो गैप दिखाई देता है कि इसको और तर्कशील होना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने ज्ञान से परिचित होता है, जानता है कि अच्छा वो तो ये किया है, हम जो सोच रहे हैं उसे डिफरेंट सोच रहे हैं और ये सही है, वो उन्होंने ऐसा किया है जो कि ये। दूसरा हमें ये लगता है कि एक टाइम गैप, ज्ञान में टाइम गैप, जैसे पहले जो शोध किया गया वो शोध किया गया 1980 के आधार पे, मैं जो शोध कर रहा हूं 2024 के आधार पे कर रहा हूं, तो उससे बहुत सारे गैप है। उससे समय बहुत सारे परिस्थितियां, साधन, संसाधन, प्रणालियां, प्रोसीड्यूर, प्रक्रियाएं सब बदल गई हैं, तो मुझे उस पर शोध करना चाहिए। ये भी एक कारण रहा है। साथ ही वह इस सत्य से भी इनकार नहीं कर सकता कि उसके ज्ञान में कुछ कमी है। वो जानता है कि अगर दूसरे के शोध में कुछ कमियां हैं तो मेरे शोध में भी हो सकता है कुछ कमियां रहे। तो इसके बाद हम लोग जब रिसर्च कंप्लीट करते हैं अपना ना, जब रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो हम लोग लास्ट में जब देते हैं कि भावी शोधार्थियों के लिए सुझाव के अंतर्गत, तो तीसरा चौथा पॉइंट होता है, तो उसमें आप लिखते हैं कि भावी शोधार्थियों के लिए सुझाव। जब भावी शोधार्थियों के लिए सुझाव आप दिखाते हैं तो वहां पे दिखाई देता है कि अच्छा, हम यहाँ पे भावी शोधार्थियों के सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। उसे भी थोड़ा थोड़ा रिसर्च गैप दिखाई देने लगता है आपके शोध से। इसका मतलब वो नहीं है कि पहले जो शोध किए गए हैं वो इसलिए कमी है
क्योंकि उन्हें करने नहीं आ रहा, ऐसे बात नहीं है। रिसर्च का एक परिसीमन होता है, एक टाइम वगैरह रहता है, एक प्रक्रियाएं होती हैं, उपकरण होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उसके आधार पर काम किया जाता है। लेकिन आप करेंगे तो उसके अनुसार फिर जो गैप बचेगा उसको दूसरा रिसर्च स्कॉलर अपने प्रकरण के माध्यम से उसको भरने का प्रयास करेगा। इसके माध्यम से हमें क्या पता चलता है? अंत में हमें पता चलता है, इसका एक ही निकलता है, मनुष्य के ज्ञान में वास्तविक दरार ओब्लिक भिन्नता है। इसके माध्यम से हमें ए निकल करके निष्कर्ष आते हैं, इसके माध्यम से हम जान पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आप दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट। दूसरा होता है मतलब विरोधी परिणाम। विरोधी परिणाम ये क्या है? जब आप विभिन्न प्रकार के शोध प्रबंध को पढ़ेंगे, बहुत सारे पूर्व में किए गए शोध को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि परिणाम जो आए हैं वो अलग अलग आए हैं। क्योंकि ऐसा परिणाम अलग अलग क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग जो अध्ययन करते हैं वह व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, व्यवहारिक अध्ययन करते हैं। क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है वह समाज के अंदर निहित है। समाज के अंदर निहित है, वो समाज के अंदर है। इसलिए भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आते हैं, क्योंकि मानव व्यवहार परिवर्तनशील है। इसलिए भी रिजल्ट आता है वैसा, क्योंकि मानव व्यवहार परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन्होंने जब रिसर्च किया, किसी ने ए रिसर्च किया, ए व्यक्ति ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, 5 व्यक्तियों का रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने किया जो हमारे टॉपिक से लगभग नजदीकी थे, इसके वेरिएबल्स हमसे मिलते थे, और 5 के परिणाम में कुछ न कुछ भिन्नताएं यानी कि विरोधाभास आए, विरोधी परिणाम दिखाई दिए। किसी का जो हाइपोथेसिस था उसके अनुसार वो रिजेक्ट होता है, किसी का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, किसी का हाइपोथेसिस वो वाला एक्सेप्ट होता है तो दूसरा वाला रिजेक्ट होता है, या किसी के पूरे रिजेक्ट होते हैं, किसी के पूरे स्वीकार कर लिए जाते हैं। परिणाम के बाद समझ में आता है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो हमें लगता है कि विरोधी परिणाम है, इसलिए भी हमें शोध करना चाहिए। क्योंकि इनके जो रिसर्च जिन्होंने किए हैं वो रिसर्च ए वाले का कुछ और, बी का और, सी का और, डी का और, ई का अलग। इसमें क्यों हुआ? क्योंकि हम व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, हम सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो समाज में निहित जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उनके व्यवहारिक पक्ष का जब हम अध्ययन करते हैं तो क्योंकि व्यवहार बदलता रहता है, इसलिए उनके समय पर व्यवहार कुछ और थे। और आप जिस क्षेत्र का अध्ययन इन्होंने किया है
आप दूसरे क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो भी व्यवहार बदल जाएंगे वहां पे व्यक्तियों के। इसके बाद सामाजिक विज्ञान समाज के अंदर निहित है, इसलिए समाज के जो भाग हैं वो प्रभावित होते हैं, उनसे रिसर्च प्रभावित होता है, इसलिए परिणाम अलग है। मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, मानव व्यवहार समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, इसलिए भी जब व्यवहार उसका उस अनुसार था उसके अनुसार परिणामों आए। इसके बाद मानव व्यवहार परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसी परिस्थितियां होती है मानव उसके अनुसार सोचता है। जैसे जब कोई व्यक्ति या मानव किसी समस्या से जूझता है, उसके पास बहुत सारे डिफिशियंसीज होती है, बहुत सारे चीजों का अभाव होता है, तब वो क्या करता है, उसकी सोच अलग होती है। अब एक व्यक्ति जब वही व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है उन सुविधाओं से, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाते हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। तो जब शोधार्थी जब शोध करते हैं तो उस समय के परिणामों होते हैं और दूसरे के परिणामों। तो हमें शोध करने के लिए इसलिए भी इन प्रकरण पर मजबूर कर दिया जाता है, हम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसमें जो है इनके परिणाम अलग अलग हैं, हम इसलिए भी रिसर्च करते हैं। तीसरा समस्या जो हम रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, तो रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में, समस्या के पहचान में, ये तीसरा अभिव्यक्ति जो आता है वो ये आता है किसी तथ्य की व्याख्या, एक्सप्लेनिंग फैक्ट। फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो किया गया है, यानी कि कह सकते हैं किसी तथ्य की व्याख्या। तथ्यों की व्याख्या। तो जब तथ्यों की व्याख्या की जाती है तो क्योंकि उसका, हमने आपको रिसर्च का जब मैं बता रहा था शुरू में, तो उसमें रिसर्च का अवधारणा के संदर्भ में तो हमने आपको बताया था कि उसमें एक होता है डिलिमिटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं परिसीमन या बोलते हैं सीमांकन। यह ऐसा है जो तथ्यों की व्याख्या को भी परिसीमित करता है। कोई व्यक्ति जब रिसर्च करता है तो रिसर्च करने के दौरान उसे इस बात का ध्यान होता है कि हमें कितने समय में रिसर्च पूरे करने हैं, मेरा पॉपुलेशन साइज क्या है, मेरा सैंपल साइज क्या है, मेरा जियोग्राफिकल परिसीमन क्या है, कितने से कितने उम्र के बच्चे हैं, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्या है। इन सभी पे हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो इसके बाद क्या होगा कि हमें लगेगा कि हमारा जो तथ्य है उस ये जो पहले जो शोध किए गए उसके तथ्य सीमित हैं, हम इसमें और तथ्यों का विस्तार भी कर सकते हैं। जब कोई भी नया तथ्य वैज्ञानिकता को प्राप्त होता है तो वह उसे अपना ज्ञान से संबंधित करने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि हम जैसा अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित हो, किंतु वह अपने प्रयास में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता। यहां उसका असफल होना ही समस्या की अभिव्यक्ति करता है। जब वह असफल होता है उसके समझने जानने में, तो उसे लगता है कि समस्या का जो विस्तार और होना चाहिए, इसीलिए हमें अध्ययन की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में वो अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करता है जिसके द्वारा इन तथ्यों का व्याख्या और बेहतर तरीके से कर सके, इसीलिए भी शोध करते हैं। इस प्रकार शिक्षार्थियों, शिक्षा शास्त्रियों, समाज वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों के विचारों में केवल शब्दावली का ही अंतर दिखाई देता है, अन्यथा इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में बाधा ही समस्या है, चाहे यह आवश्यकता जिज्ञासा की संतुष्टि मात्र हो, जो भी मूलभूत अनुसंधान के आधार हो अथवा किसी उपयोगिता पर आधारित हो। हम लोग देखते हैं समस्या का मूल्यांकन। किसी समस्या का मूल्यांकन कैसे करेंगे? इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का मूल्यांकन। अनुसंधानकर्ता जो होता है, जो शोधार्थी होता है, उसको जांच में ली जाने वाली समस्या पर विचार करते हुए
उसे इस संबंध में स्वयं से श्रृंखलाबद्ध कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। वो प्रश्न निकल करके उसके साथ आते हैं। ये प्रश्न उसकी व्यक्तिगत उपयुक्तता व सामाजिक मूल्यों के आधार पर समस्या का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। जैसे बहुत सारे प्रश्न निकल करके आते हैं, कैसा क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ, तो ऐसे प्रश्न निकल के आते हैं और उसे वो समस्या तक लेकर के जाते हैं कि समस्या, अगर इसका हमें उत्तर जानना है तो इन समस्याओं का हल जानना होगा और इसके लिए हमें शोध की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए शोधार्थी जो है नए समस्याओं का चयन करता है, नए समस्याओं को जानता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न उसको मिलते हैं, कैसे कैसे सकारात्मक उत्तर लेने की चेष्टा करता है। जैसे हम लोग भी सुनते हैं, बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर का मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे पास है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है। यदि तुम अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं से खोज लो तो वो उत्तर ज्यादा सार्थक होंगे तुम्हारे जीवन मूल्यों के लिए भी। बात सही है। अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं को खुद से जानना चाहिए, उसको खुद से उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वही है रिसर्च। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसी समस्याएं आ जाती हैं, आती हैं। पहला क्या आ सकता है? पहला आ सकता है, माइक ठीक है ना? ठीक है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि वीडियो लंबा जाने के बाद पता चलता है कि आप लोग आधे वीडियो के बाद साउंड ही नहीं है, या 10 मिनट पिछले 10 मिनट में साउंड नहीं है। इसमें जो प्रश्न निकल कर आते हैं, ये पहला प्रश्न होगा कि क्या समस्या ऐसी है जिसे शोध द्वारा सुलझाया जा सकता है? क्या समस्या ऐसी है जिसे शोध या अनुसंधान द्वारा सुलझाया जा सकता है? पहला ये होना चाहिए, समस्या का मूल्यांकन करना है। ऐसा नहीं है कि समस्या ऐसा ले लिए जिसका समाधान आपके पास नहीं है, आप उसका समाधान निकालने में सक्षम नहीं है, ऐसी समस्या है, तो इसे पर रिसर्च करने का क्या मतलब? अर्थात हम इस कह सकते हैं कि क्या समस्या ऐसी है जिसके बारे में संगत आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं? क्या समस्या ऐसी है जिसके बारे में संगत आंकड़े, मतलब उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं? जैसे मैं कहूं कि मैं एक अध्ययन करने जा रहा हूं कि अधिकारी भ्रष्ट कैसे होते हैं और वो भ्रष्टाचार में कैसे वे रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेने के बाद कैसा महसूस करते हैं। आप एक ऐसा प्रश्न ले लीजिए। पहला तो जान लीजिए कि इसे जो शोधकर्ता की समस्या है उसको सुलझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे संबंधित आंकड़े आपको मिलने मुश्किल है। इसके बाद आप आंकड़े एकत्रित करने जाएंगे, किस अधिकारी से जाएंगे, बोलेगा आप रिश्वत लेते हैं कि नहीं? कौन बोलेगा कि मैं लेता हूं? अगर आप ये कहते हैं कि हाँ रिश्वत लेते हैं, कैसा महसूस करते हैं? उससे पहले कैसा महसूस होता है? क्या आप उसके बाद डर लगता है? क्या उसके बाद आपको खुशी होती है? उन पैसों का आप क्या करते हैं? आपको तो वेतनमान भी मिलता है। ऐसे प्रश्न जब लेकर के आते हैं तो एक तो मुश्किल है ये कहना कि रिश्वत लेते हैं, जानते सभी नहीं कि रिश्वत लिया जाता है, लेकिन आपको ये निकालना, ऐसे आंकड़े निकालना एक पॉपुलेशन पे, मान लीजिए हम पूरे गढ़वा जिला का या रांची जिले का हम अध्ययन कर रहे हैं या नालंदा जिले का अध्ययन कर रहे हैं, तो जब किसी जिले का हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर अधिकारियों को पास जाकर पूछेंगे कि मेरे पास आंकड़े तो वही है जो रिश्वत लेते हैं, क्योंकि उनके अनुभव हमें जानना है। तो ऐसी समस्याएं न हो। हाँ, ये कर सकते हैं कि जो रिश्वत देने वाला व्यक्ति है उसको रिश्वत क्यों देता है, रिश्वत देने से उसे क्या अनुभव, ऐसा महसूस होता है कि मेरा काम हो जाएगा, और रिश्वत देने के बाद क्या वास्तव में काम हो जाते हैं, या काम हो जाते हैं तो उसके बाद उसके मन में क्या छवि बनती है उस प्रशासन और उस अधिकारी के प्रति। तो इसका अध्ययन देने वाला कह सकता है कि हाँ मैंने दिया था,
क्योंकि आप उसका डाटा से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंफॉर्मेशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब शोध किया जाता है तो जो आंकड़े देते हैं, जो आंकड़े में एकत्रित करते हैं, उन आंकड़ों का हम विशेष वर्णन जो है शोध के अंतर्गत नहीं करते, संक्षेप में करते हैं, क्योंकि उसकी जो गोपनीयता है उसको बचा करके रखते हैं। लेकिन कोई अधिकारी अपनी गोपनीयता को इस रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा कि वो रिश्वत लेता है। तो उनका उचित उत्तर प्राप्त होने चाहिए। पहला यही है समस्या के मूल्यांकन में, कि आपको पहले उस समस्या कैसी है, ऐसी है, इसका समाधान सुलझाया जा सकता है, संगत आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, उचित उत्तर प्राप्त होने चाहिए। तीन चीजों के आधार पर हम पहली टर्म में समस्याओं का पहचान करते हैं, उसका मूल्यांकन इसी आधार पर करते हैं कि समस्या कितना अच्छा है। दूसरा है, क्या समस्या सार्थक है, क्या समस्या सार्थक है, ये देखना पड़ेगा आपको। ऐसा हम शोध करें जिसका की उपयोगिता हो, किसी को उससे लाभ हो, समाज हो, व्यक्ति हो, जिसे भी हो उसका लाभ उसे प्राप्त होना चाहिए। उसे प्राप्त होना चाहिए। अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका कोई सार्थकता नहीं है, तो रिसर्च प्रॉब्लम वैसे लेने का कोई मतलब नहीं। क्या समस्या में इतने चर सम्मिलित हैं जिन पर अनुसंधान किया जा सके? सार्थकता में क्या देखेंगे? चरों की संख्या देखेंगे। क्या चरों की इतनी संख्या है? यानी कि दो या दो से अधिक चर चाहिए, दो, कम से कम दो चर चाहिए। क्या समस्या के समाधान में वर्तमान शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि हम शैक्षिक अनुसंधान जब करेंगे तो इस बात का रखेंगे कि समस्या के समाधान से वर्तमान की जो शैक्षिक समस्या है या मनोवैज्ञानिक समस्या है, तथा सामाजिक सिद्धांत तथा जो सामाजिक सिद्धांत है, इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है? हो पाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं है तो उस प्रॉब्लम को लेने का, सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, क्या समस्या नई है? समस्या नई होनी चाहिए। अब किसी समस्या को रिपीट नहीं कर सकते, कि कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपको शोध करने का। ये भी आप देखेंगे कि क्या समस्या नई है, ये देखेंगे। समस्या नई होनी चाहिए। अगर समस्या ऐसी है जिसका अनुसंधान पहले से हो चुका है, तो उस पर पुनः शोध करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय और धन दोनों की बर्बादी होगी। इसलिए समस्या को नई एवं मौलिक होना चाहिए। समस्या कहना कैसा होना चाहिए? नई हो एवं मौलिक हो। ताकि शोधकर्ता एक नए निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। इससे क्या होगा? नई और मौलिक होगा तो शोधकर्ता नए निष्कर्ष पर पहुंचेगा।
चौथा, क्या समस्या का कोई सैद्धांतिक मान है? क्या समस्या का कोई सैद्धांतिक मान है? ये भी इवैल्यूएशन हमें करना है, क्योंकि समस्या का जब सैद्धांतिक मान नहीं होगा तो उस समस्या का कोई मतलब, उस समस्या के समाधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सैद्धांतिक मान होना चाहिए। अर्थात क्या समस्या ऐसी है जिसे क्षेत्र में उत्पन्न अज्ञानता की खाई भरी जा सकती है? क्या समस्या के समाधान से किसी सिद्धांत के विकास से मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इन आधार पे, इन प्रश्नों से के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर हम समस्याओं का चयन करते हैं। पांचवा, क्या समस्या ऐसी है जिस पर शोध किया जा सके? क्या समस्या ऐसी है जिस पर शोध किया जा सके? ये भी देखना पड़ेगा। अर्थात कोई समस्या अच्छी हो सकती है, परंतु यह कई कारणों, जैसे शोधकर्ता में प्रशिक्षण की कमी, उसके पास समय तथा धन की कमी, उपयुक्त आंकड़ा संग्रह के उपकरणों का अभाव, ये सभी चीजें जो हैं शोधकर्ता के योग्य नहीं हो सकती अगर शोधकर्ता के पास ये सभी चीजें ना हो। तो इसे क्या होगा? शोध मूल्यांकन से, तो समस्या मूल्यांकन से हमें क्या होगा? समस्याओं के मूल्यांकन से कि ये जो प्रश्न हम लोगों ने ऊपर में 5 प्रश्न हम लोग देखे, या 5 के अंदर में हम लोग कुछ प्रश्न देखे, इन प्रश्नों का उत्तर यदि हाँ में मिलता है तो समझना चाहिए कि शोध समस्या उपयुक्त एवं वैज्ञानिक है, और यदि इनका उत्तर नहीं भी मिलता है तो ऐसी समस्या एक अच्छी शोध समस्या नहीं मानी जाएगी। तो जो 5 प्रश्न, 5 प्रश्नों के अंदर जो प्रश्न मिले, अगर उन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप वो शोध समस्या आपका सार्थक है, सही है, और उसमें अगर उत्तर नहीं है तो आपको वह जो शोध समस्या है वो आपके अनुरूप नहीं है। मैं देख लेता हूँ वीडियो कितना लंबा हुआ। 50 मिनट से ज्यादा का वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे शोध समस्या के उद्भव और स्रोत के बारे में। ठीक है, तो इसको क्लास में ही खत्म करते हैं।